हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज आवर न्यू लीगल सीरीज जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट लीगल आर्टिकल्स को सेलेक्ट करके उसका एनालिसिस करते हैं। ये लीगल आर्टिकल क्लैट, आईलेट, सीवीटी, पीजी, आईएलआई, कैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। साथ के साथ अगर आप लीगल अपडेट्स एंड डेवलपमेंट के बारे में डेली जानना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये लीगल सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज वीडियो 4 और आज हम बात करने वाले हैं 31 जनवरी के लीगल आर्टिकल के बारे में। आज हम बात करेंगे एक लीगल आर्टिकल के बारे में विच इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज एडॉक जजेस इन हाई कोर्ट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस को ईज डाउन किया है। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें क्योंकि हम इस पे डेली लीगल अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। आज के लीगल आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो एससी रिलैक्सेस कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन को रिलैक्स किया है। सबसे पहले इसमें बेंच के बारे में बताया गया है कि कौन सी बेंच थी। तो संजीव खन्ना, दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच थी और उनके साथ अदर 2 जजेस भी थे। जब अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें एक केस है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें कुछ कंडीशंस को 2021 में लगाया गया था कि ये पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए और उसी में से एक कंडीशंस को ईज डाउन किया गया है इस पर्टिकुलर केस में। और जब मैं बात करता हूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की भी बात करता है कि रिटायर्ड जजेस को आप एडॉक जजेस कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की भी बात कही गई है आर्टिकल 224A। साथ के साथ कुछ कंडीशंस की बात कही गई है जो लगाए गए थे। एंड इन एडिशन टू इट यहां पे बताया गया है कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है इंडिया में और किस लिए हमें एडॉक जजेस की जरूरत है और इनको क्यों दोबारा वापस बुलाया जा रहा है। उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। इसका मैं एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं न्यूज में क्यों है। देखिए, जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट सजेस्ट किया है। इट सजेस्टेड टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑन एडॉक बेसिस टू एड्रेस ग्रोइंग बैकलॉग्स। हाई कोर्ट में काफी ज्यादा बैकलॉग बढ़ रहे हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट के लिए कहा है कि आप जो रिटायर्ड जजेस हैं उसको अपॉइंट कीजिए ऑन एडॉक बेसिस। और इसके लिए एक केस फाइल हुआ था लोक परिहारी का जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे 2021 में, जिसमें कुछ रूलिंग दी गई थी कि आपको अपॉइंटमेंट किन कंडीशंस पे करना है। की पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर जजमेंट के जिसमें एडॉक जजेस को अपॉइंट करने की बात कही गई है हाई कोर्ट में। सबसे पहले एडॉक जजेस क्या होते हैं? एडॉक जजेस आर टेम्परेरी जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट में टिपिकली टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड। स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं एडॉक जजेस और इनका काम बेसिकली होता है टू रिड्यूस बैकलॉग्स और फिलिंग गैप्स। बैकलॉग्स को कम करने के लिए या कोई गैप हुआ है परमानेंट वैकेंसी में उसको कम करने के लिए फॉर द टाइम बिंग इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 221A ये बात करता है रिटायर्ड जजेस के अपॉइंटमेंट की ऑन एडॉक बेसिस। और इसके जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है इसकी अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करते हैं और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, जब मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक है 224 और एक है 224A। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बेसिस पे एडॉक बेसिस पे जज को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 224 में किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है ऑन टेम्परेरी बेसिस, आप कह सकते हैं एज एन एक्टिंग जज। वेयर एज 224A में केवल रिटायर्ड जज को ही आप अपॉइंट कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट की तो यहां पे भी 2 प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 127 आर्टिकल एंड आर्टिकल 128। हाई कोर्ट में आर्टिकल 224, 224A, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट में 227, 228। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम इस केस की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं कि किस प्रोसीजर से रिटायर्ड जज को एज एडॉक जज अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट में, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1998 फॉलो किया जाता है। ऑल्दो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1998 इसका कोई लीगल फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन आर्टिकल 141 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजाद किया था और इसी को फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द टाइम बिंग। अब एमओपी की अगर मैं बात करता हूं, इसको 1998 में प्रिपेयर किया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रिपेयर किया था इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, इस जजमेंट के इन रेफरेंस में, इस जजमेंट के तहत ही इन्होंने इसी जजमेंट में इसको प्रिपेयर किया था और इस जजमेंट को हम सेकंड जज केस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 केसेस हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड ये तीनों ही केस थे। सेकंड जज केस में इसको एमओपी को इजाद किया गया था, डेवलप किया गया था और एज पर दिस एमओपी अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब इस एमओपी में क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फाइल फॉरवर्ड करते हैं आगे
यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, फिर वो पीएम को भेजते हैं, पीएम फिर प्रेसिडेंट को भेजते हैं, उसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट होता है। अब मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे ही होता है। और देयर वाज अ केस लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। इस केस में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था दैट द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटिंग रिटायर्ड जज मस्ट गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। सो ऑल्दो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट की फाइल है ये कोलिजियम के थ्रू ही जाएगी प्रेसिडेंट के पास और तब वो अप्रूव करेंगे। तो देखिए, जब मैं बात करूं इसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस की, तो देखिए सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो कंसेंट लेता है रिटायर्ड जज की कि क्या आप को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए राजी हैं या नहीं है। अगर वो राजी हो जाते हैं तो इस चीज को इन्फॉर्म किया जाता है स्टेट के चीफ मिनिस्टर को। जो उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर जज है, इनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं और इतने समय के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर इस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं गवर्नर को, गवर्नर इसको कम्युनिकेट कर देते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस, और यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस इस चीज को कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस की जो एडवाइस होती है उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया जाता है, एंड इस एडवाइस एंड रिकमेंडेशन को दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर इस एडवाइस को फर्दर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंफर्म जब करते हैं, उनके कंफर्मेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट होता है। जब वो कंफर्म कर देते हैं तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, और ये स्टेट द्वारा दिया जाता है, जिसके बाद पर्टिकुलर जज को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो एमओपी के थ्रू 1998 एमओपी है, इसमें प्रोसीजर लेट डाउन कर रखा है और इसी प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब मैं जब बात करता हूं इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस की, तो देयर वाज अ केस दैट इज लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2021, जिसमें ये कहा था कोलिजियम के थ्रू जाना चाहिए। अब कोलिजियम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ब्रीफ में बात करेंगे। सो इस पर्टिकुलर केस में कुछ बातें कही गई थी। इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा गया था कि आप कब अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये 2021 का केस था जो लोक प्रहारी एनजीओ ने फाइल किया था इन द फॉर्म ऑफ पीआईएल, और ये आर्टिकल 32 का यूज करके फाइल किया गया था, और ये कहा गया था कि 224A को रिवोक किया जाए और इसके बेसिस पे हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जाए ताकि बैकलॉग वैकेंसीज खत्म हो सके। और इसी केस में ये कहा गया था कि एडॉक जजेस क्या होते हैं। एडॉक जजेस इज अ रिटायर्ड जज हु इज अपॉइंटेड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस फॉर अ स्पेसिफिक वैकेंसी और पर्पस ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है। क्या क्या कंडीशंस हैं, कब अपॉइंट किया जाएगा, ये लोक प्रहरी के केस में बताया गया था 2021 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया था। सो सबसे पहले, अगर मोर देन 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इज वैकेंट, अगर मान लीजिए 100 जज की स्ट्रेंथ है, 100 में से 20 से ज्यादा सीटें वैकेंट हैं, उस केस में आप अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड, पेंडेंसी ऑफ केसेस, मोर देन 10% ऑफ बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस ओवर 5 ईयर, मतलब जो 5 साल पुराने केसेस हैं और 10% से ज्यादा पेंडिंग है। और रेगुलर अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट पहले करनी है, उसके बाद ही आप एडॉक को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही एडॉक अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें बोल रखी है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी, सो जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था 224 ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की बात करता है। तो देखिए, यहां पे कब अपॉइंट किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 20% वैकेंसी हो गई, 5 साल पुराना जो केस है ये पेंडिंग हो और इसकी जो संख्या हो 10% से ज्यादा हो, उसके साथ साथ लोअर रेट ऑफ डिस्पोजल हो, डिस्पोजल बहुत कम हो रहा हो या फिर इट इज लाइकली कि डिस्पोजल कम होगा, उस केसेस में आप अपॉइंट कर सकते हैं। आज का जो पर्टिकुलर केस था, इसमें सीजेआई संजीव खन्ना ने जो कंडीशन ए है दैट इज 20% से ज्यादा वैकेंसीज खाली होनी चाहिए, उस तभी आप अपॉइंट कर सकते हो, इसको रिलैक्स किया है। और इसमें क्या कर दिया है कि अगर 20% से कम भी वैकेंसीज कम है और बेसिकली फिल्ड नहीं है और बैकलॉग्स ज्यादा है, तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो और अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, टेन्योर की जब हम बात करते हैं तो 2 से 3 साल का टेन्योर होता है। रोल एंड ड्यूटीज वही, ओवर 5 ईयर ओल्ड जो केसेस हैं उसको निपटाने की जिम्मेदारी होती है। एमोल्यूमेंट और अलाउंसेस सेम होते हैं जो हाई कोर्ट जज के होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि क्या ऑन दिस बेसिस अपॉइंटमेंट्स हुए, देखिए बहुत कम अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और इसलिए इसको कभी कभी डॉर्मेंट प्रोविजन भी कहा जाता है। और अगर मैं अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो जस्टिस सूरज भान, इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1972 में अपॉइंट किया गया था। पी वेणुगोपाल, इनको मद्रास हाई कोर्ट में 1982 में अपॉइंट किया था। इसके साथ साथ
ओपी श्रीवास्तव, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2007 में अपॉइंट किया था। तो केवल ये 3 केसेस ही हमें मिलते हैं जिसमें रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया जाता है एज एडॉक जज ऑफ हाई कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको 2 प्रोविजंस बता चुका हूं, 127, 128। अगर मैं 127 की बात करूं, ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, और दूसरा 128 बात करता है रिटायर्ड जजेस के अपॉइंटमेंट की एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसमें बात होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या एडॉक जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि अपॉइंटमेंट होता कैसे। देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की, और 217 बात करता है ये हाई कोर्ट से रिलेटेड। और इसमें यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे जजेस को। अपॉइंटमेंट की बात यहां से होती है। अब इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला है फर्स्ट जज केस, जिसमें ये कहा गया था, फर्स्ट जज केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट के बारे में ये कहा था कि कोई भी अपॉइंटमेंट होती है 124(2) या 217 में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अपॉइंटमेंट करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस होनी चाहिए। कंकरेंस मतलब जो वो कहे उस चीज को मानते हुए आगे काम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी रहेगी, एग्जीक्यूटिव चाहे तो माने नहीं तो ना माने। सो प्राइमेसी किसकी रहेगी, एग्जीक्यूटिव। सो फर्स्ट जज केस में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी की बात करता है। इस फर्स्ट जज केस को ओवर रूल किया गया था सेकंड जज केस में, और यह कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी नहीं रहेगी, और यहां पे कोलिजियम सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बर्थ ऑफ कोलिजियम सिस्टम और प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी जहां से शुरू हुई वो सेकंड जज केस था, और यह कहा गया था कोलिजियम में 1 CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। इसके बाद आता है थर्ड जज केस। थर्ड जज केस 1998 में आता है, जहां पे कोलिजियम जो है उसको एक्सपेंड किया जाता है, और इसमें CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस आते हैं, और जो कोलिजियम है वो 5 का बन जाता है। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो करंट यही स्टेटस चल रहा है। बीच में एनजैक को लाने की कोशिश की गई थी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक, लेकिन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2014 में इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप फोर्थ जज केस भी उसे कहते हैं, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्टक डाउन कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। अब आगे अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो देखिए इंडिया में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, और पेंडिंग क्यों है, क्योंकि उनका स्पीडी डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कई सारे आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन दिए गए थे, जैसे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर SLP, इसको बनाने की बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है। तो बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 में यह कहा गया था कि द सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील टू हियर स्पेशल लीव पिटीशन, और यह कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको केवल और केवल आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए या पब्लिक लॉ रिलेटेड इश्यूज के लिए रखें, बाकी चीजों के लिए आप एक दूसरी कोर्ट बना दें। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिवीजन करने की भी बात हुई थी, जिसमें 10th लॉ कमीशन 1981 में इसकी बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन अलग हो और लीगल डिवीजन अलग हो। मलिमत कमेटी जो थी उसने भी रिकमेंडेशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट को नंबर ऑफ डेज जो काम करती है उसको बढ़ा देने चाहिए, और 206 जो डेज हैं वर्क फॉर 206 डेज, और जो वेकेशन है उसको 21 दिन तक कम कर देना चाहिए। सो ये बातें कही गई थी इस पर्टिकुलर केस में, और ये एडवाइसेस दी गई थी कि बैकलॉग को आप कैसे कम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज के मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला, एनजैक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सेकंड, कौन से केस में एनजैक को स्टक डाउन कर दिया था और ये कहा था इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दीज आर द ऑप्शन। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक बटन से हिट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।